अस्सलाम वालेकुम, आई एम नुकसान मकसूद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। हम बात करेंगे प्राइमरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पे, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पर और हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि AGC, इसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या हमारे यानी कि प्राइमरी सिस्टम एजुकेशन में किस चीज़ की कमी है, किन चीज़ों को हमें ऊपर लेके आना है। हम ये सारी बातें इस इंटरव्यू सेशन में करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। ही इज़ एजुकेशनिस्ट, CEO ब्लू सफायर एजुकेशनल नेटवर्क, एग्जेक्टिव डायरेक्टर एस्पायर प्रोग्रेस लिमिटेड, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर राना अदील मुमताज़। आइए अब हम इंटरव्यू सेशन की तरफ चलते हैं। Assalamu alaikum Rana Adil Mumtaz. I am Rukhsar Maqsood and I heartily welcome you on my YouTube channel. Thank you so much sir for your time. सर आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच रुखसार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझे इनवाइट किया अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए। और ऑब्वियसली आप भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे पाकिस्तानियों के साथ साथ इस बात की ख्वाहिशमंद भी होंगी और इस पे सोचती भी होंगी कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे आज भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और बहुत सारे चैलेंजेस आपको एज स्टूडेंट लाइफ आपको फेस भी करने पड़े होंगे और हमेशा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। और जब हम एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट या चैलेंजेस को हम डिस्कस करते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम होपलेस हैं या उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हमें को बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं। हाँ, हमेशा वही कौमें वही सिस्टम्स जो है वो फ्लरिश करते हैं जिनका हर नया आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर हो। तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहते हैं। इस पे आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक एजुकेशन से है, मेरा अपना ताल्लुक जो है वो दरस व तदरीस और पढ़ने पढ़ाने के मामला से है। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये टॉपिक जो है वो हमारे सुनने वालों के लिए और अगर आपकी आवाज़ जो है वो अहले इक़्तिदार तक पहुँच सके तो उन तक भी ये बात हमारी डिस्कस होना और उन तक भी ये पैगाम पहुँचना इंतहाई ज़रूरी होगा ताकि हमारा आने वाला कल जो है वो और बेहतर और अच्छा हो सके। सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि तालीम जो है हर बच्चे का हक है, उसका राइट है, लेकिन अगर हम एक जी अगर हम कॉन्वेंट कॉलेज में एक बच्चा दे रहे तालीम है और दूसरा बच्चा देहात में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, तो सर दोनों की बुनियादों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इस फर्क को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जो बात अभी आप कर रही हैं रिगार्डिंग कि एक बच्ची कॉन्वेंट में अगर पढ़ रही है और एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, तो इनके दरमियान जो पैदा होने वाला जो फ़र्क है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं या उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। देखिए, यहाँ पे एक बात तो हमें बड़े वाज़े तौर पे एज़ पाकिस्तानी हम हर एक को ये बात मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 5 साल से 16 साल तक के बच्चों की जो एजुकेशन है वो सरकार की जिम्मेदारी में आती है। एज पाकिस्तानी ये हम सबका हक बनता है, हमारे बच्चों का ये हक बनता है कि वो 16 साल की एज तक जो है वो बच्चे सरकारी इदारों में पढ़ाए जाए और सरकारी इदारे मौजूद भी हैं, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम कर रहे होते हैं, भले पब्लिक सेक्टर हो भले प्राइवेट सेक्टर हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर जो है वो अगर काम कर रहा है तो ये कोई अछूती बात नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है प्राइवेट सेक्टर में भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जिसे हम कह सकते हैं उसमें भी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। आपके इस सवाल से पहले कि उनके दरमियान जो फ़र्क है, मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर आपके तवज्जुह से करना चाहूँगा कि ये फ़र्क जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कूल कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे स्कूल कॉलेजेस की फैसिलिटीज़ के ही दरमियान मौजूद नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं आज की तारीख में अपने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज चल रही हैं, जो करिकुलम चल रहा है, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो ये एक हमें तबकाती निज़ाम का फ़र्क नज़र आता है
ये तबकाती निज़ाम का फ़र्क कभी भी सबसे पहले तालीमी शोबे में नहीं पैदा होता। ये तबकाती निज़ाम का फ़र्क जो है पहले हमारी सोसाइटी में आता है, और जब वो सोसाइटी में आता है तो उस सोसाइटी के तबकाती निज़ाम के फ़र्क की वजह से वो तबकात हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर नजर आने शुरू हो जाते हैं। जब पूरी की पूरी कौम का जो कामयाबी का जो एक यार्ड स्टिक है, वो कामयाबी का यार्ड स्टिक सिर्फ ये रह जाता है कि ये शख्स कितने पैसे कमाता है, ये शख्स जो है इसका घर कितना बड़ा है, इसकी गाड़ी कितनी बड़ी है, ये किस हॉस्पिटल में इलाज करवाता है, तो वो एक तबकाती निज़ाम के अंदर अंदर एक सवाल ये भी जगह ले लेता है कि ये बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है। माजरत के साथ आज हमारी सोसाइटी के अंदर जब कभी भी हम अपने राइट लेफ्ट में देखते हैं, लोग जब पहली दफा मुलाकात किसी से होती है या दूसरी दफा किसी से मुलाकात होती है, तो उसके जो सवाल होते हैं, उन सवालों के अंदर ये एक बड़ा सवाल होता है कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। अगर यही सवाल आप यूएसए में किसी से करें पहली या दूसरी मुलाकात में, तो उसका जवाब बड़ा ही एक बज़ाहिर हमारे मुल्क में अगर हम ये जवाब दे दें तो लोगों को लगेगा कि ये अनएथिकल है, जबकि यूएसए के अंदर जो है वो बड़े आराम से, या किसी भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर वो ये कहते हैं कि माइंड योर बिजनेस, ये आपका ताल्लुक ही नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तो ये एक तबकाती जो डिफरेंस है वो हमारी सोसाइटी में क्रिएट होने की वजह से आगे चल के एक डिफरेंस जो है वो जरूर पैदा हो गया होगा। अच्छा, अब अगर इसी बात को हम थोड़ा आगे लेकर बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे मुल्क के अंदर करिकुलम जो है, जब तक वो सेम नहीं होगा, करिकुलम की बुनियाद सेम नहीं होगी, टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज के अंदर सब मिलके, भले वो पब्लिक सेक्टर है भले वो प्राइवेट सेक्टर है, सब मिलके अपनी टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज को ठीक नहीं कर रहे होंगे, मैं नहीं समझता कि इस फर्क को हम दूर कर पाएंगे। ये फर्क रहेगा। इस फर्क के अंदर हमें अपने हिस्से का काम करके कोशिश करनी है कि इस डिफरेंस में से हम बाहर निकलें। भला आज अगर हम अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे कामयाब लोगों को मैं जानता हूं जो सरकारी स्कूलों में पढ़े, जो सरकारी कॉलेजेस में पढ़े, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़े, दे ऑल आर सक्सेसफुल। बहुत सारी मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। तो अगर आप ये कहें कि आप किसी एक बुनियाद पे इस फर्क को दूर कर सकते हैं, तो ऐसा है नहीं। इस फर्क को दूर करने के लिए हमें काफी काम करना पड़ेगा। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद जो है, जिसको हम बेसिक्स कहते हैं, कि किस बुनियाद पे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि अगर बुनियाद ही ठीक नहीं होगी तो भले आप जितनी मर्जी बिल्डिंग खड़ी कर ले, वो कमजोर हो, उसको छोटा सा एक जलजला जो है, एक छोटा सा, वो भी उसको नुकसान पहुंचा जाएगा। तो बुनियाद जो है वो भले पब्लिक सेक्टर में हो भले प्राइवेट सेक्टर में, वो एक होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बुनियाद एक होगी तो उस बुनियाद के ऊपर करिकुलम जो है वो उसकी बुनियाद पे जब डेवलप होगा तो वो एकसा होगा, वो बेहतर होगा। कि हमें आने वाले दिनों में कैसे पाकिस्तानी चाहिए, हमें आने वाले दिनों में कैसा मुल्क चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का बेसिक जो पर्पस है वो विजडम पैदा करना है। एजुकेशन का जो बेसिक पर्पस है वो हमारे अंदर हमारे बिलीफ सिस्टम को बेहतर करना है। एजुकेशन का जो बेसिक पर्पस है वो इंसान के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। गौर करने का सिखाना जो है वो एजुकेशन का एक बेसिक पर्पस है। तो जब ये एजुकेशन के बेसिक पर्पस सेम होंगे तो आने वाले दिनों में भला बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े भले बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको फौरी तौर पे अगर हम कहें कि इस फर्क को दूर कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मुआशरे में तबकात है। इसको दूर करने के लिए पहले हमें अपने मुआशरे के तबकात के ऊपर काम करना पड़ेगा, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसी चीजें डेवलप कर सकते हैं जिसकी बुनियाद पर ये फर्क खत्म हो। क्या हमें जरूरत है कि हम अपने प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट करें? अगर हाँ, तो हम इसके ऊपर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, प्राइमरी जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो अगेन मैं ये कहूँगा ये बुनियाद है। ये एक बच्चा जो 16 साल की एजुकेशन लेता है या 18 साल की एजुकेशन लेता है, उसकी इस सारी एजुकेशन के अंदर जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो प्राइमरी की एजुकेशन है। इसीलिए इसको प्राइमरी का नाम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट का प्रायोरिटी है। तो सबसे अहम एरिया ये है, सबसे ज्यादा हमें आज की तारीख में जो काम करने की जरूरत है वो प्राइमरी पे काम करने की जरूरत है।
और अगर मैं एक बड़ी सादा सी एग्जाम्पल से ये बात आपको समझाना चाहूं, जब भी कोई इंसान घर बनाने का प्लान करता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि ये घर बाहर से कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले उसके जो मैप है वो उसको फाइनलाइज करता है। सबसे पहले उसके वो जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो उससे मुझे जो घर नजर आएगा, जब तक मैं उसको विजुलाइज ही नहीं करूंगा, मैं उसके मुताबिक घर बनाऊंगा। अगर मैंने उसको विजुलाइज ही नहीं किया कि ये घर बनने के बाद कैसा दिखेगा, तो मेरा घर जो है वो किसी को शायद दिखाई ही नहीं देगा, वो घर शायद अच्छा ही नहीं होगा। मैं पहले बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा कि ये मेरा घर कितने मरले का है, कितने कनाल का बनना है, ये बाहर से कैसा दिखेगा, ये अंदर से कैसा दिखेगा, इसके साइजेस क्या होंगे, रूम साइजेस क्या होंगे, इसके कॉरिडोर्स कैसे होंगे, इसका लॉन कैसे होगा, इसका बैक, और वो सारी चीजें, इसकी कलर स्कीम क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग। पहले मैं उसको विजुलाइज करूंगा। उसकी विजुलाइजेशन की बुनियाद पर मैं अपने घर की बुनियाद की खुदाई शुरू करूंगा, मैं अपने घर की फाउंडेशन की खुदाई शुरू करूंगा। तो सिर्फ प्राइमरी नहीं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें अपने मुल्क का पढ़ा लिखा हुआ इंसान कैसा चाहिए। जब हम उसको विजुलाइज कर लेंगे तो उसकी बुनियाद बनेगी प्राइमरी एजुकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी एजुकेशन है। मतलब मैं अगर फाउंडेशन जो है वो एक मंजिला घर की बनाता हूं, तो मैं जैसे ही उस पर दूसरी मंजिल खड़ी करूंगा वो घर गिर जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल विजुलाइज करना पड़ेगा कि मुझे अपने मुल्क के पढ़े हुए लोग, पढ़े लिखे लोग कैसे चाहिए, उनके बिहेवियर्स कैसे होने चाहिए, उनका रहन सहन, उनके मामलात, उनका विजडम, उनकी जो बाकी सब चीजें जो आज हमें राइट लेफ्ट नजर आ रही हैं, वो कैसी होनी चाहिए। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं प्राइमरी एजुकेशन को डिजाइन करूंगा। तो जितनी स्ट्रॉन्ग प्राइमरी एजुकेशन होगी, वो बच्चा उतना आगे चलकर फ्लरिश करेगा। तो हमें मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है अपनी प्राइमरी एजुकेशन पे। और अगेन एक सवाल आपका ये था कि हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है या नहीं है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है हमें प्राइमरी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने की। दूसरा सवाल आपका ये था कि ये कैसे होगा, तो उसका जवाब ये है कि सबसे पहले हमें विजुलाइज करना है कि हमें अपना पढ़ा लिखा नौजवान कैसा चाहिए, उसके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, उसका क्या आउटलुक होना चाहिए, उसको कैसा सोचना चाहिए, उसको क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर कैसा होना चाहिए, उसको क्रिएटिविटी के अंदर कैसा होना चाहिए, उसके बिहेवियर्स कैसे होने चाहिए, वो चलता फिरता इस मुल्क का कैसा बाशिंदा हो। उसकी बुनियाद, उसके उस पैरामीटर्स को जहन में रख के तो हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर कर सकते सर, अगर देखा जाए तो करप्शन में पाकिस्तान जो है तवील अरसे से मुब्तला है, जो कि एक हकीकी गैर इखलाकी बीमारी है। क्या सर आपको नहीं लगता कि हमारे निज़ाम तालीम में इखलाकी तालीम को शामिल करना ज़रूरी है? तो हम इस हैं। देखिए ताकि मैं इस बात का जी, जी। रुखसार एक बात याद रखिएगा, दुनिया के अंदर जो एक एजुकेशन है एज ह्यूमन बीइंग, वो दो तरह से होती है। एक एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन है जिसकी आप बात कर रही हैं, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, मैट्रिकुलेशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड सो ऑन, ये फॉर्मल एजुकेशन है। एक हिस्सा हम मिस कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल एजुकेशन। हम बारहा ये पढ़ चुके हैं और बारहा हम पढ़ते हैं कि किसी भी इंसान की जो पहली दरसगाह है उसकी माँ की गोद है, उसका घर है। तो जो आप हम क्या चाहते हैं, हम एज पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि सारे का सारा काम जो है वो तालीमी इदारे करें। इससे नहीं होगा। जब एक बच्चा छोटी सी उम्र के अंदर अपने वालिद को देखता है कि वो गाड़ी पे जाते हुए सिग्नल का एहतराम नहीं करता, जब एक बच्चा अपने घर में ये देखता है कि मेरा वालिद मुझे कहता है कि बाहर जाके कह दो कि मेरे अब्बू घर पे नहीं है, जब एक बच्चा घर में ये देखता है कि मेरे घर के अंदर जो है झूठ बोला जा रहा है, मेरे घर के अंदर जो है वो जो इकदार है, तो अब क्या है, अब वो बच्चा तो मासूम है, वो तो जैसा घर में हो रहा होगा वो वही देखेगा, उसी को अडॉप्ट करेगा और वही उसकी आदत बन जाएगी। अब ये क्या होता है कि वो जो इनफॉर्मल एजुकेशन है हमने उसको भी मिस कर दिया। हमें उस पर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। वो एक बहुत खूबसूरत कहावत थी नेपोलियन की
कि मुझे आप अगर बेहतरीन माएँ दे दे तो मैं एक बेहतरीन कौम दे सकता हूँ। तो एक तो बहुत बड़ा किरदार है घर की इखलाकी, जो अभी आप बात कर रही हैं उसके ऊपर घर का काम बहुत अहम है। क्योंकि देखिए, जिस बच्चे का, जो मेरा बच्चा है वो मेरा सबसे बड़ा एसेट है। अगर मैं अपने एसेट के लिए मैं ही काम नहीं कर रहा तो मुझे ये एक्सपेक्ट करना कि स्कूल करेगा, तो ये बड़ी ज्यादती है। सबसे पहले मुझे अपने एसेट की फिक्र करनी है। जैसे हम गाड़ी की फिक्र करते हैं, घर की फिक्र करते हैं, जैसे घर के अंदर मौजूद जो चीजें हैं उनकी फिक्र करते हैं, वो ये सब चीजें तो जिंदगी में आनी जानी है। इम्पोर्टेंट मेरा छोटा बहन भाई है, इम्पोर्टेंट मेरा बेटा बेटी है, जिसको मुझे घर में इखलाकी इकदार सिखा कर स्कूल भेजना, ताकि अगर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर उन इखलाकी इकदार के अगेंस्ट कुछ जा रहा हो तो उसकी तरबियत इतनी स्ट्रांग हो कि वो वहीं पे डटा रहे, वो अपनी इखलाकी इकदार पे डटा रहे। नंबर वन, ये तो बात हो गई इनफॉर्मल एजुकेशन की। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर इंतहाई ज्यादा जरूरत इंतहाई ज्यादा जरूरत है हमें अपने करिकुलम्स के अंदर इस बात को जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे कहा, हम अपने मुल्क का बाशिंदा कैसा देखना चाहते हैं, उसकी बुनियाद पर करिकुलम डिजाइन होगा कि मुझे अपने मुल्क का एक जो बाशिंदा है वो ऐसा चाहिए जो कानून की पासदारी करे। मुझे अपने मुल्क का बाशिंदा ऐसा चाहिए कि वो करप्शन का कोई भी काम करने से पहले 36,000 मरतबा सोचे कि ये तो काम नाजायज है। मुझे एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना है जिसके अंदर हम अपने बच्चों की तरबियत करें। तालीम बगैर तरबियत के मुकम्मल ही नहीं होती। तालीम के साथ तरबियत, अगर ऐसी तालीम है जो तरबियत नहीं कर रही तो वो तालीम खतरनाक है। मादरत के साथ, अगर एक ऐसी तालीम जो एक जहन को, एक हमारे माइंड को तो शार्प कर रही है बट ऑन द नेगेटिव साइड शार्प कर रही है, तो वो ज्यादा नुकसानदेह है। तालीम के साथ अगर इकदार ही पैदा नहीं हो रही बच्चे के अंदर, तालीम के साथ अगर बच्चे के अंदर सही गलत की तमीज ही नहीं पैदा हो रही, तो वो तालीम बहुत खतरनाक है। तो हमें अपना पूरे का पूरा करिकुलम जो है वो इस बात पर डिजाइन करना है। क्योंकि अगर बच्चे के अंदर आपने करप्शन निकाल दी, बच्चे को अगर सही गलत की तमीज सिखा दी, बच्चे को अगर कानून की पासदारी सिखा दी, मुल्क से प्यार करना सिखा दिया, मुआशरे के अंदर किस तरह उसने एज ह्यूमन बीइंग रहना है ये सिखा दिया, तो यकीन करें ये तो मसला ही हल हो जाएगा। अब जो बाकी रही बात वो आईक्यू की है, बाकी जो रही बात वो सिलेबसेस की है, वो बाकी जो रही बात वो नंबरों की है, वो तो साथ साथ चलते ही रहेंगे। ग्रेड्स कभी कम आएंगे कभी ज्यादा आएंगे, ग्रेड्स कभी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ग्रेड्स इस बात की तो कभी भी गारंटी नहीं करते कि ये बच्चा बड़ा होके एक कामयाब इंसान बनेगा। ग्रेड्स जो है, ठीक है, उसने एक इम्तिहान दिया, एक साल पढ़ा, उसके बाद उसने इम्तिहान दिया और वो कामयाब हुआ। तो इखलाकी इकदार के बगैर तो तालीम मुकम्मल नहीं है जनाब। जब तक हम अपने करिकुलम को इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, और उसके अंदर हमें अपने मुल्क की एग्जाम्पल्स डालनी पड़ेंगी, हमें अपने मुल्क के मुताबिक, मतलब हम मिस्टर चिप्स भुगतते रहे इतना अर्सा, या हम अगर आज स्कूल्स के करिकुलम उठाते हैं तो उसमें कोई मिस्टर एडम है, कोई मिस्टर स्मिथ है, कोई फला है, भाई उसमें आप मिस्टर अली ले आए, उस पर आप वो नाम ले आए ना जो बच्चा जिस मुआशरे में रह रहा है, अपनी रहन सहन के मुताबिक करिकुलम बनाइए ना। मतलब बच्चा रहता है इस मुल्क में है और मैं उसको एग्जाम्पल्स पढ़ाई जा रहा हूँ यूएसए की, यूके की, जर्मनी की, तो फायदा नहीं होगा। तो इखलाकी इकदार बिल्कुल हमें ऐड करने की जरूरत है फ्रॉम डे वन। पहली जिम्मेदारी घर में है, दूसरी जिम्मेदारी एज स्टेट, एज टीचर, एज जो भी करिकुलम डेवलप करते हैं हमारे मुल्क का, उनकी है। और ये राइट टाइम है क्योंकि इस एज में बच्चा प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह होता है, उसको आप जैसा चाहेंगे उसको आप मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो अपनी जगह पे इस्टेब्लिश होता जाता है और फिर उसकी आदत बदलना या उसको इम्प्रूव करना मुश्किल होता है।